स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी जीएस सुधा बुक की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये हम देख चुके थे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम संसद डिस्कस करेंगे। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और उसके कार्य क्या होते हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं संसद के बारे में। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो भाग 5 आर्टिकल 79 से लेके 122 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। ये अध्याय 2 है इसका। और संसद प्रणाली जो है ये हमने कहाँ से ली है, तो ब्रिटेन संसद भवन, रायसीना पहाड़ी, नई दिल्ली में। ठीक है। और शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूट ऑफ कनॉट के द्वारा उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड एडविन वास्तुकार जो है वो एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, ये जो पुराना संसद भवन था उसके बारे में बताया गया। तो ये आप याद रखिएगा। और नए संसद भवन के बारे में अगर हम बात करें तो नया संसद भवन जो है इसको हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। नए संसद भवन का जो प्रोजेक्ट नाम था वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम था। और इसके जो वास्तुकार थे ये बिमल पटेल थे। निर्माण जो कंपनी करा रही थी वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसका निर्माण करा रही थी। क्षेत्रफल इसका 6400 मतलब 64,500 वर्ग मीटर था। शिलान्यास इसका कब हुआ था, तो 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास हुआ था और उद्घाटन इसका 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। तो ये आपको दोनों संसद भवनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अक्सर यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो पुराने में जो था वास्तुकार वो एडवन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर थे और नए जो वास्तुकार थे वो बिमल पटेल थे। और उस समय उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और ये जो नई संसद भवन है इसका जो शिलान्यास था वो 10 फरवरी 2020 को और उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था। साथ में आगे देखते हैं, संसदीय शब्द का अभिप्राय है ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधित्व के उसके निकाय में निहित है, जिसे संसद कहते हैं। काफ़ी जटिल भाषा होगी आप लोगों के लिए। तो संसद का शब्द क्या होता है, इसमें जो बताया गया कि ऐसी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे सर्वोच्च जो है जो शक्ति है वो लोगों के प्रतिनिधित्व के द्वारा ही दी जाती है। मतलब जिसे लोग चुनेंगे वो जो प्रतिनिधित्व करेगा लोगों का उसी के पास सर्वोच्च शक्ति है। तो यहाँ पे जो मेनली जनता है उसी के पास में पावर है, वही सर्वोच्च शक्ति के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान में संसद का गठन अनुच्छेद 79 इनकी 79 में दिया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं। तो संसद, अगर आपसे जब भी संसद की बात की जाए तो आप 3 लोगों को संसद में प्रमुखता रखेंगे। एक तो आपका राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा और प्रेसिडेंट होगा। अगर तीनों लोगों में से कोई भी हट जाए तो ये संसद नहीं कहलाएगी। संसद की टर्मिनोलॉजी ही है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें हम बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा होता है। लोकसभा को हम निचला सदन यानी कि पीपुल्स हाउस कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। और ठीक है, इसमें लोकसभा आपका जो आता है वो आर्टिकल 81 में आता है और राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 में आता है। इसमें हम बात करते हैं, यह संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में जो अधिकतम संख्या है वो 550 सदस्य की है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें जो आपके अनुच्छेद 80 में दिया गया है, यह संसद का उच्च सदन है। राज्य में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। मतलब राज्यसभा में जो है वो अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु जो आपकी होनी चाहिए वो आयु आपकी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में जो आपके अंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन था इसको रद्द कर दिया गया था। 104 में संविधान संशोधन से लोकसभा में जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नामित करता था उसको हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन से। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो 12 ख्यातियों प्राप्त सदस्यों को मनोनीत करता है। मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों को नियुक्त करता है। जो संख्या 12 होती है वो
4 फील्ड होते हैं जिसमें उनको महारत होती है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों में महारत जिनको हासिल होती है, राष्ट्रपति उन्हें अपने इच्छा अनुसार इस क्षेत्र के हिसाब से राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये आपको याद रखना है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो जब हम विधानमंडल पढ़ेंगे तो उसमें हम विधान परिषद भी देखेंगे। तो सेम इट इज़ उसका भी यही कंपैरिजन है लोकसभा और जैसे हम राज्यसभा का कंपैरिजन करते हैं। आगे इसमें देखते हैं तो लोकसभा सदस्य अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, प्रथम सदन है और जनता का सदन है। राज्यसभा सदस्य स्थायी सदन है, उच्च सदन है, द्वितीय सदन है और लोकप्रिय सदन है और विद्वानों का सदन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो गणेश वासुदेव मावलिंकर यानी कि जीवी मावलिंकर थे और राज्यसभा के प्रथम सभापति जो थे ये आपके राधा कृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बेसिकली मैंने आपको बताया था राज्यसभा के जो प्रथम सभापति होते हैं वो बेसिकली जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। आगे इसमें हम देखते हैं राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य ना होते हुए भी सदन का अभिन्न अंग होता है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। संसद एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एक तो बजट सत्र होता है जो आपका फरवरी मई में होता है, मानसून सत्र होता है ये आपका जुलाई अगस्त में होता है और शीतकालीन सत्र होता है जो आपका नवंबर और दिसंबर में शीतकालीन सत्र चलता है। इसके बाद लोकसभा को अब हम देखेंगे। लोकसभा एक स्थायी निकाय है नहीं है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, परंतु इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन लोकसभा के चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं। कोई भी नागरिक लोकसभा का सदस्य बन सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि वह निम्न योग्यताएं पूरी करता हो। ठीक है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह शपथ या प्रतिज्ञान के माध्यम से घोषणा करे कि उसे संविधान में सच्ची आस्था और निष्ठा है और भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो संसद के कानून द्वारा निर्धारित की गई हों। वह भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत हो सकता है। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ही संबंधित हो। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष को समाप्ति से पहले ही भंग कर सकता है और राष्ट्रीय आपात की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। रियली सॉरी, ये आपको मैंने गलत पॉइंट बता दिया, इसको मैं करेक्ट करता हूँ कि मतलब ये कहा गया है कि जब आपात की स्थिति बनती है यानी कि जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती है तो लोकसभा की जो अवधि होती है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। बात को आप समझिए। जैसे मान लीजिए अभी संसद सत्र चल रहा है, जैसे जो वर्तमान में हमारा अभी इलेक्ट हुआ है ये 2025 से 29 तक चलेगा। ठीक है। अब बाई चांस ऐसा ना हो, क्योंकि इमरजेंसी देश के लिए घातक होती है, आपने उस समय भी देखा होगा इंदिरा गांधी जी के समय ही कितना नुकसान होता है देश में इमरजेंसी जैसी कंडीशंस जब लगती हैं। तो मान लीजिए जैसे 29 में कोई ऐसी सिचुएशंस बन गई जिससे इमरजेंसी लगाने पड़े और अब वो राष्ट्रपति की सलाह पर अगर लोकसभा का जो है वो 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया जाए तो वो 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब 2029 में हमने बढ़ा दिया ये 2035 तक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही आपातकाल को बढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 29 में लगता है तो 30 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा लोकसभा का जो कार्यकाल है। अगर 30 में लगता है तो 31 तक के लिए बढ़ा दिया, मतलब जो टाइमलाइन चल रही है उसको सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। और जब सिचुएशन सामान्य हो जाती हैं तो उसमें मतलब समय भी मांगा जाता है, तो उस हिसाब से
जब कंडीशन सामान्य हो जाए तो उसमें फिर 6 महीने के लिए ही इसको बढ़ाया जा सकता है और 6 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। वही ये आपका पॉइंट बोला गया है जो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसे आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के बारे में। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी और उच्च अधिकारी होता है। अध्यक्ष का चयन लोकसभा द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है। वह संसदीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। इसके उत्तरदायित्व निम्नलिखित होते हैं। ये इसके उत्तरदायित्व दिए गए हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं इसमें। लोकसभा के भंग के लिए यहाँ पे दिया गया है, भंग हो जाने के बाद अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसके स्थान पर नया अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता है। सदन में कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं बोल सकता है। अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह सकता है और यदि वह नहीं मानता तो उसे भाषण को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने का भी आदेश दे सकता है। अध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है कि सदन की कार्रवाई नियम और प्रक्रियाओं के अनुरूप हो। वह प्रश्न पूछने की अनुमति देता है, बोलने का समय तय करता है और आपत्तिजनक टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटवाता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं। यदि कोई सदस्य दल बदल करता है या सदन के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अध्यक्ष जो है वो निष्कासित कर देता है। तो ये जो है अध्यक्ष के यहाँ पे कर्तव्य बताए। उसी में आगे बताया गया है कि किसी भी विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य होती है। अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दल बदल विरोधी कानूनों के अंतर्गत किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। किसी विशेष अधिकार से संबंधित प्रश्न को अध्यक्ष विशेष अधिकार समिति को जांच, अन्वेषण और रिपोर्ट के लिए भी भेज सकता है। सदन में उठाए गए प्रश्न, उत्तर, स्पष्टीकरण और रिपोर्ट अध्यक्ष को संबोधित की जाती है। साथ ही यह निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है अध्यक्ष ही करता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष के पास सदन के किसी भी सदस्य को दल बदल के आधार पर घोषित करने का अनुशासनात्मक शक्ति है। और लोकसभा की विशेष शक्ति यह है कि एक बार में जब बजट या धन संबंधी कोई भी अन्य कानून पारित कर देती है तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। ये एक लोकसभा का सबसे बड़ा बेनिफिट मान लीजिए कि अगर लोकसभा ने एक बार जब बजट या धन विधेयक संबंधी कोई कानून पारित कर दिया तो उसे अस्वीकार राज्यसभा नहीं कर सकती है, लेकिन राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए उसे रोक लगा सकती है। यदि राज्यसभा उस कानून के संबंध में कोई बदलाव सुझाती है तो उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा के विवेक पर निर्भर करता है। लोकतंत्र के प्रथम उपाध्यक्ष लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अनंत श्यामना अयंगर थे। देखो बात ऐसी है कि अगर लोकसभा में कोई भी धन विधेयक पारित हो जाता है, धन संबंधी कोई कानून जो है वो अगर पारित हो जाता है तो राज्यसभा के पास ये राइट नहीं है कि उसे कैंसिल आउट कर दे। बात को समझिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हाँ, राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि उसे 14 दिन के लिए होल्ड पर डाल सकती है या उसमें कुछ बोल सकती है कि ये सुझाव हैं, इनको आप मान लीजिए और इसके बाद पुनः हमें भेज दीजिए। लेकिन ये आपकी 14 दिन की टाइमलाइन फिक्स है। अगर उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है 14 दिन तक तो 15वें दिन उसको अपने आप पारित ही मान लिया जाता है। तो ये एक डिमेरिट है राज्यसभा का और ये एक मतलब राइट हैंड है लोकसभा के पास जो एक अनोनमस पावर देती है लोकसभा को। और स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव जो थे वो 1951-52 में आयोजित किए गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा का कार्य दिवस सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक है। 12 से 1 बजे तक के बीच में शून्यकाल का समय होता है जिसकी शुरुआत 1962 में की गई। और लोकसभा के 9वें अध्यक्ष रवि राय ने शून्यकाल के दौरान सदन की कार्रवाई को विनियमित करने के लिए समय अनुकूलन और अधिक व्यवस्थित तरीके से मामले को उठाने के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव रखा। धन विधेयक, वे विधेयक जो कर लगाने, सरकारी व्यय, उधारी आदि जैसे धन संबंधी मामलों से संबंधित होते हैं उन्हें हम धन विधेयक कहते हैं।
यदि कोई विवाद, यहाँ पे थोड़ा इस स्क्रीन बढ़ा लेते हैं, ठीक है, अब आपको आयोग सही दिख रहा होगा। यदि कोई विवाद होता है कि धन विधेयक है या नहीं, तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। मतलब अगर किसी भी कोई विधेयक आया और वो कहा गया, मान लीजिए वित्त मंत्री के द्वारा ही कहा गया कि ये धन विधेयक है, और विपक्ष उसको स्वीकार नहीं करता है, या मान लीजिए कोई पार्टी ही उसको, जैसे रेयर केस में होता है पार्टी ना माने, और तो इसका जो निर्णय है वो लोकसभा स्पीकर ही करता है अपने विवेक के अनुसार। मतलब विवेक क्या, वो लोकसभा का ही हैंड होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी के हाथ में होता है कि वह निर्णय दे। धन विधेयक को सामान्य विधेयक की तरह 3 वाचन से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह विचार इस प्रकार है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, और वह भी केवल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद बिल राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए 14 दिन का समय होता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, वह या तो इसे स्वीकार कर सकती है या फिर सिफारिश कर सकती है। यदि राज्यसभा सिफारिश करना चुनती है तो विधेयक लोकसभा में वापस आ जाएगा। लोकसभा इन सिफारिशों को स्वीकार करे या अस्वीकार कर सकती है, किसी भी स्थिति में बिल राज्यसभा में वापस नहीं जाएगा। इसके वजह इसे सीधे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। लोकसभा में बिल आता है धन विधेयक, राज्यसभा में वो जाता है, राज्यसभा या तो उसको होल्ड पर डाल दे 14 दिन के लिए, 15वें दिन अपने आप पास मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वो उसमें संशोधन चुनती है या सिफारिश चुनती है तो वो लोकसभा में वापस आएगा। सिफारिश से जो माननी है वो लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वो सिफारिश मानती है या नहीं। अगर मान लेती है तो एज इट इज चेंज करके वो राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है, और नहीं भी मानती है तब भी राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है और उसे पास करा लिया जाता है। सीधी सी बात है कि राज्यसभा का कोई इसमें हाथ नहीं है, बस वो एक कठपुतली की तरह धन विधेयक जाता है वापस आता है। अगर उसे मान लीजिए आप तो ठीक है, नहीं मान लीजिए तो फिर इट इज हम राष्ट्रपति को भेज देंगे, काम खत्म है। ये एक बात सीधी सी आप याद रखिएगा। बट टाइमलाइन आपको याद रखना है, 14 दिन होता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है। लोकसभा की विशेष शक्ति है यह कि एक बार जब वह बजट या धन संबंधी कोई अन्य विधेयक पारित कर देती है, तो बार बार वही लाइन क्यों बताई जा रही है भाई। मतलब पॉलिटी मुझे इस बुक की सबसे घटिया लगी है। इतनी गंदी तरीके से पॉलिटी इसमें लिखी गई है कि कोई इसका मेल ही नहीं है। अभी आपको हम आगे बताएंगे, आर्टिकल्स ही छोड़ दिए गए हैं। मतलब अगर जेन्युइन रिव्यू अब मैं देता हूँ, क्योंकि मैं इस बुक को 2 बार रीड किया हूँ प्रॉपरली, और तब आपको मैं अभी ये क्लासेस करा रहा हूँ, तो ये मान लीजिए हम तीसरी टाइम रीड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक जेन्युइन रिव्यू देना था। ये नहीं कि नवीन शर्मा ने लिखी है तो कुछ भी लिख दो। इस बुक से घटिया बुक नहीं लिखी जा सकती है भाई। ये सिर्फ टीआरपी फेम और उसके लिए बेच दी। मैं मानता हूँ बुक लिखी गई है, लेकिन पॉलिटी को इतने गंदे तरीके से लिखा गया है कि कोई इसका वही सेंस ही नहीं बनता है। आप देखिएगा और भी बुक उठाइएगा, और ये हम पीडीएफ देते हैं आपको कि मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के लिए। मैं बड़े एग्ज़ाम्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वनडे एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, जो एसएससी, रेलवे या स्टेट्स एग्ज़ाम्स लेते हैं, और उनमें वो चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं, उनको ही यहाँ पे मिस आउट कर दिया गया है। और इकोनॉमिक्स अच्छा लिखा गया है, मतलब एक राइट हैंड है इसके पास कि इकोनॉमिक्स अच्छा लिखा गया है, लेकिन आप बुक लिख रहे हैं भाई। और इसकी जो फ़ॉन्ट है वो तो बहुत घटिया ही फ़ॉन्ट है। मतलब पेज कम करने के चक्कर में, मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ अभी ये वीडियो पे, क्लास में अभी पढ़ा ही दूंगा, अब क्या पढ़ाना तो है ही, उसको रिव्यू भी ले लेते हैं। कि इस बुक में जो फ़ॉन्ट डाला गया है वो एकदम रोस्ट है, घटिया से घटिया फ़ॉन्ट यूज किया गया है। और किस लिए फ़ॉन्ट यूज किया गया है, ये सिर्फ फ़ॉन्ट जो है वो पेज कम करने के चक्कर में किया गया है। भाई पेज कम ही करने थे तो अलग अलग बुक निकाल देते, या बुक निकालते ही नहीं जब पेज कम करने थे। पेज भी कम करने हैं, कंटेंट भी कट आउट कर दिया, तो उसमें जोड़ना ही क्यों था, कंप्यूटर आप ना जोड़ते। अगर इतना था तो कंप्यूटर मत ऐड करते इसमें, लेकिन साथ में कंप्यूटर दे दिया। फिर बोलते हैं प्राइस पॉइंट। जो प्राइस पॉइंट तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ कि कंटेंट भी तो होना चाहिए। पॉलिटी बद से बदतर लिखी गई है। मैं आपको ये पॉलिटी पढ़ाऊँगा, और इसके बाद मैं लूसेंट की पॉलिटी भी आपको पूरा पढ़ाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है।
ये पॉलिटी अभी आप मैं पॉलिटी की सीरीज आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद मैं आपको लूसेंट की पॉलिटी कवर कराऊंगा, वो पॉलिटी देखिएगा आप किस कंडीशन में लिखिए। मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिव्यू यही है कि लूसेंट से बेहतर ना कोई लिख पाया है और ना भविष्य में कोई आगे लिख पाएगा, ये रिव्यू है जेन्युइन। चलिए अब टॉपिक पे बात करते हैं कि लोकसभा के पास संविधान में संशोधन करने और आपातकाल घोषणा की मंजूरी देने की शक्तियां होती हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा या राज्यों की परिषद को उच्च सदन, इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। शायद कुल 250 सदस्य होते हैं, जो अनुच्छेद 80 के 1 में आपको बताए गए हैं सब क्लॉज में। राज्यसभा को भारत की संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। इसके बाद आगे इसमें हम देखते हैं, तो राज्यसभा भारतीय संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्यों को एकल संक्रिय मत प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को राज्यसभा में 31 सीटें मिलती हैं, जबकि सिक्किम और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों को केवल एक एक सीट प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली विधानसभा से राज्यसभा के लिए 3 तथा पुडुचेरी के लिए 1 सदस्य का निर्वाचित किया जाता है। आगे देखते हैं, राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। हालांकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया जाता है। ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल है। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी आंसर आप लोग गलत लगा के आते हैं, लेकिन आई होप आप गलत नहीं लगाएंगे। जब भी आपसे पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता है लोकसभा के तरीके से। लोकसभा का एक कार्यकाल होता है, वो बीच में भंग हो जाए या मेजॉरिटी गायब हो जाए वो चीज़ अलग है। लेकिन जैसे अभी जो लोकसभा बनाई गई है, तो 2025 से 29 तक के लिए ये इसकी टाइमलाइन है। बीच में वो भंग हो जाए या मेजॉरिटी डिसमिस हो जाए वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसका टाइम लोकसभा का 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसके हर एक साल में 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं, उनके मेंबर्स का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता, तो राज्यसभा की सदस्यता निर्वाचित होने के लिए व्यक्तियों की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित की जा सकती हो। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनकी अनुपस्थिति और में उपसभापति जो इसके सदस्य द्वारा अपने में चुना जाता है सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों को बहुमत से उपसभापति को हटाया जा सकता है, लेकिन सभापति उपराष्ट्रपति को उसके पद से केवल राज्यसभा के सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा और लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव के अनुमोदन से हटाया जा सकता है। चूंकि उपराष्ट्रपति एक पदेन सभापति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो आमतौर पर वह वोट देने का हकदार नहीं होता है। वह केवल बराबरी की स्थिति में मतदान करता है, मतलब टाई स्थिति हो जाती है, 12 वोट उधर से पड़े या 12 वोट उधर से पड़े, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति का वोट काउंट कर लिया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी भी पड़ती नहीं है। राज्यसभा की पहली बार गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में किया गया था, तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। ठीक है, 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें या 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य होता है। राज्यसभा की कार्रवाई 3 सत्र में होती है, बजट, मानसून व शीत सत्र। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। अच्छा, विधेयक के प्रकार देख लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। विधेयक के प्रकार कभी कभी पूछ लिया, CGL में अक्सर यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, देखने को प्रश्न मिल रहे हैं। सार्वजनिक
और सरकारी विधेयक, यह विधेयक अनिवार्य रूप से एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सार्वजनिक विधेयक सरकार की नीतियों का प्रतिबिंब होते हैं। सार्वजनिक सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है। निजी विधेयक, यह एक प्रकार का विधेयक है जिसे मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। निजी विधेयक पेश करने के लिए 1 महीने की सूचना की आवश्यकता होती है। और प्रक्रियात्मक रूप से विधेयक को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जाता है: साधारण, धन विधेयक और वित्त विधेयक। अगला पेज देखते हैं। साधारण विधेयक की बात करें तो संसद में प्रस्तुत धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर प्रत्येक विधेयक एक साधारण विधेयक की तरह कार्य करता है। यदि साधारण विधेयक का कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के 108 के अंतर्गत संसद को संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 108, बहुत ही बेहतरीन। संयुक्त बैठक अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, मतलब जीडी का तो फेवरेट प्रश्न है, और दिल्ली पुलिस में तो मैंने इतना भी डीप एनालिसिस नहीं किया है PYQs का। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जब संयुक्त सिटिंग होती है तो, और ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ज्वाइंट सिटिंग मतलब संयुक्त बैठक जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो इसको बुलाता जो है वो राष्ट्रपति इसको कॉल करता है। संयुक्त बैठक बुलाई गई तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाई जाती है। संविधान में ये वर्णित है 108 में। लेकिन जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे इसमें देखते हैं कि कोई भी विधेयक जो सरकार के राजस्व या व्यय से संबंधित होता है एक वित्त विधेयक कहलाता है। वित्त विधेयक के साथ साथ ज्ञापन होता है जिसमें शामिल प्रावधानों की व्याख्या की जाती है। तो चलिए देखते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में अंतर देख लेते हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, वह उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। धन विधेयक पे कोई भी मतलब सीधा कहा है कि धन विधेयक को कोई रोक नहीं सकता है, उसको पास करना ही होगा, ये बाध्यता होती है। राज्यसभा की भी है। राज्यसभा के पास तो खैर छोड़िए कि राज्यसभा तो 14 दिन में दे दे तो ठीक है सिफारिश, और वो सिफारिश भी दे और वो भी लोकसभा के ऊपर डिपेंड कर दिया गया है। मतलब अगर आप सिफारिश भी दे रहे हैं धन विधेयक में तो लोकसभा के ऊपर है, उसे माना जाए या ना माना जाए। सीधा राष्ट्रपति के पास भेज दो, पास हो जाएगा। और यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता है। लेकिन वित्त विधेयक में ये कंडीशन है कि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती है। और वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है और वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में दिए गए हैं। संसद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को अब हम देखेंगे। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम बात करें तो अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। यदि व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो उसे 14 दिनों के भीतर बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, अन्यथा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा रहा, 6 वर्ष। और यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं। देखो, लोकसभा अध्यक्ष को देना है तो वो उपाध्यक्ष को दे देगा और उपाध्यक्ष को देना है तो वो अध्यक्ष को दे देगा। संसद के दोनों सदनों की गण पूर्ति के लिए संख्या जो होती है वो 1/10 होती है। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की वृद्धि की जाती है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। बजट, पहला बजट जो आया जो भारत का 1860 में जॉन विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो था वो 1947 में षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। इंदिरा गांधी भारत की
पहली महिला वित्त मंत्री बनती हैं। और गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मिथाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश की 80 है तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की 7 है। राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश की 31 और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 3 है। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बने। लोकसभा का सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष कौन रहा? तो बलराम जाखड़ जी जो थे ये सबसे लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। और लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने वो नीलम संजीव रेड्डी थे। आगे देखते हैं इसमें लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष जी.एम. बालयोगी थे और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमारी बनती हैं। अगर आपको हम परसिमन की बात करें तो परसिमन जो जब मैं पढ़ता था तो इसी पे थोड़ा नोट्स वगैरह भी बनाए थे, मतलब एक आध हाईलाइट पॉइंट लिखे हैं जो मैंने रिवीजन किया था इसका। तो क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल इसको पढ़ा था जिससे मैं आपको और अच्छे से जानकारी दे सकूं इसकी। तो 1952, 1962, 72, 2002 में ये परसिमन किया गया था। इसके बाद संसद से महत्वपूर्ण अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, 85 में संसद सत्र भाषण एवं विघटन के लिए और 89 में राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति और उपाध्यक्ष, उपसभापति, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया और अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए निहारता दी गई है। और आर्टिकल 100 गायब कर दिया गया है, आर्टिकल 83 गायब है, आर्टिकल 86, 87, 88 गायब है और 90, 91, 92 गायब है। 93 से लेके सीधा 100, सीधा 102 आ गया भाई, गायब है सब, बीच में कुछ नहीं था। 90 आर्टिकल था बीच में एक। आगे देखिएगा, अभी पॉलिटी बताते हैं मैं आपको क्या लिखा है इन्होंने। मैं इस पर अगर बता दूं आपको जो छूटे हुए आर्टिकल्स हैं तो मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो लिखे गए हैं ना, ये 82, 83 छोड़ा गया है। 83 में क्या बताया गया? मेनली 83 या 84 में संसद की योग्यता ये इन्होंने बताया। 83 में जो आपका बताया गया है वो संसद की अवधि के बारे में चर्चा की गई है कि राज्यसभा की स्थायी सदन है जबकि लोकसभा एक अस्थायी, मतलब संसद की जो अवधि है वो बताया गया है। अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए तो भाई आप बताएंगे, और लेकिन इन्होंने इस आर्टिकल का जिक्र कहीं नहीं किया है। मैं पीछे भी आपको पढ़ा के आया हूँ कि आर्टिकल 83 कहाँ है, कहीं आर्टिकल नहीं है। 84, 85 दिया गया है। इसके बाद आपको 86 आर्टिकल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 86 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया गया है। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है। 88 में कहा गया संसद के मंत्री तथा महान्यायवादी तथा विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और इसके बाद 89 जो आर्टिकल है ना, ये यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद 90 आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 90 तो छोड़ो, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक भी है। 98, 99 और 100 तीनों इम्पोर्टेंट बनते हैं। 98, 99 और 100। 98 में संसद सचिवालय के बारे में चर्चा की गई है। 99 में जो सांसद सेलेक्ट होके उनकी शपथ की चर्चा की गई है। और 100 में जो गणपूर्ति मैंने आपको बताई थी उसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। अभी आपके बाद इसके बाद आपका आर्टिकल जो 100 मैंने बताया था ना क्वारम वाला गणपूर्ति का, वो बता दिया। इसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है 93 आर्टिकल 102 में क्या है, संसद की निहारता के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर हम इसमें आगे देखें तो आपका फिर 107 आर्टिकल आता है, शायद वो आगे दिया गया हो, वो हम देखेंगे इसमें आगे। महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण शब्दावली में सदन की बैठक और सत्र को समाप्त करने के लिए सत्रावसान कहते हैं। स्थगन क्या होता है? सदन की बैठक से जुड़े कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित करना स्थगन कहलाता है, जिसे सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। विघटन मौजूदा सदन की संपूर्ण अवधि को समाप्त कर देता है और पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। विधेयक का उच्च प्रारूप तैयार किया जाता है। और ये आपका शून्यकाल देख लीजिए, आपका ये शून्यकाल इंपॉर्टेंट बनेगा। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को हम शून्यकाल कहते हैं। 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक ये आपका चल जाए। संसद का स्थगन संसद के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है। ये कुछ घंटे, दिन या सप्ताह तक भी हो सकता है। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है ये देख लीजिए। तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न और अल्प सूचना और संचित निधि क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं। ये आपके CGL में पूछे भी जा रहे हैं, तारांकिक और अतारांकिक प्रश्न क्या होते हैं।
अनुपूरक प्रश्न, सदन के किसी भी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो कि स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहते हैं और उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहते हैं और उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, इसका संबंध लोक महत्व किसी तात्कालिक विषय पर होता है, इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। और संचित निधि के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा आदि का वेतन इसी निधि से दिया जाता है। आकस्मिक निधि क्या होती है? इसका वर्णन 267 में आपका दिया गया है। इसके अनुसार भारत सरकार एक जो आकस्मिक निधि होती है उसकी स्थापना करेगी और संसद की स्वीकृति के बिना इस से धन नहीं निकाला जा सका। अविश्वास प्रस्ताव ये होता है कि जब सदन के विपक्षी दलों के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्य आवश्यक हों और प्रस्तुत होने के बाद 10 दिनों में इस पर चर्चा होनी आवश्यक होती है। और त्रिशंकु सदस्य क्या होती है? जब आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो इसे त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं। जैसे अभी एनडीए के पास, मतलब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 240 सीटें हैं, तो इसे हम त्रिशंकी विधानसभा ही कहेंगे। गिलोटिन क्या होता है? किसी विधेयक पर विचार विनिमय को शीघ्र समाप्त करने की प्रक्रिया गिलोटिन कहलाती है। पुनरावलोकन का सिद्धांत, इसके अनुसार न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष नियम संपूर्ण अर्थ में अथवा इसका कोई एक भाग असंवैधानिक हो या न हो। आगे हम बात करेंगे, यह आपकी आती हैं संसद की वित्तीय समितियां। ठीक है, संसद की वित्तीय समिति में प्राक्कलन समिति 30 लोकसभा सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा के होते हैं और सरकारी उपक्रम समिति 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के। मतलब ये लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति में सदस्य बिल्कुल सहमतिज होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के ही होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य 30 होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या शामिल नहीं होती है। इस समिति को वर्ष 1950 में बनाया गया था। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह सरकारी मंत्रालय तथा सरकारी विभागों के कामकाजों की जांच करती है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार लाए आदि पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं हो सकती है। लोक लेखा समिति, ये आपको पता ही होगा, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन इसको कहते हैं हम। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के, 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन, इसकी शुरुआत जो होती है 1921 में हुई थी। इसका भी कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का जो नेता होता है वो होता है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। लोक लेखा समिति के कार्य क्या होते हैं? तो यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। भारत सरकार द्वारा खर्च की गई राशि लेखाओं की जांच करती है। संसद द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की जांच करती है और समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की भी जांच करती है। सरकारी उपक्रम समिति क्या होती है? तो इसके सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव किया जाता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद हम प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इसके आगे हम आगे की वीडियो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें, जिससे सब्सक्राइब जो है आपको टारगेट आपको मैंने दे दिया है। अभी वर्तमान में 48 है, 48 से आपको 100 सब्सक्राइबर तक कैसे ले जाना है ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हमें सब्सक्राइब, जब तक हम बुक कंप्लीट करा रहे हैं तो आप लोग मान लीजिए जब तक पॉलिटी कंप्लीट होती है तब तक आप लोग 100 सब्सक्राइबर जरूर करा दीजिएगा। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है, कैसे कराते हैं वो आपको देखना है। बाकी आप लोगों को जो भी फीडबैक हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और
बुक के बारे में जो कहा गया है वो मैंने एक रियलिटी अपने अनुभव से कहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक एकदम ख़राब है, बुक ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें जो सुधार की ज़रूरत थी वो की जा सकती थी। वो ऑथर्स को देना चाहिए, रेपुटेटेड ऑथर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर्स की बुराई कर रहा हूँ या किसी जो कंपनी है ऑथर्स उसकी बुराई कर रहा हूँ। बस मुझे जो लगा वो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उसमें चीज़ें सुधारी जा सकती थी। फ़ॉन्ट पे तो बहुत काम किया जा सकता था, क्योंकि इसमें पढ़ने में ही मज़ा नहीं आएगा। अगर आप बुक से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो इरिटेशन होगा आपको भाई, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा आपको। बुक का फ़ॉन्ट ऐसा होना चाहिए जो फ्रेंडली हो, अच्छा लगे पढ़ने में। बाकी ठीक ही है एज़ यूजुअल। अगर आप में रेटिंग मुझसे पूछी जाए कैसी देंगे रेटिंग, तो मैं उसे 3.5 स्टार रेटिंग दूंगा बुक को। बाकी कंप्लीट मैं कराऊंगा आपको, वो अच्छे से कराऊंगा। धन्यवाद।